हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से परीक्षालय में स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं जो बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती है उसके लिए हम टॉपिक वाइज लेके आएंगे एमसीक्यू। तो अभी हम जनरल स्टडीज में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो कृपया लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब से रेगुलर वीडियो आएगा, बीच में कुछ आपदा के कारण नहीं वीडियो लेके आ रहे थे, तो अभी से रेगुलर वीडियो आएगा। तो प्लीज़ सब लोग शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और फिर हम शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो लास्ट तक बने रहिए। शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह को कानपुर में दबा दिया था? विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? तो वो कॉलिन कैंपबेल ने 1857 के विद्रोह को कानपुर में दबा दिया था। और कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नाना साहब। लेकिन जब कैंपबेल इस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है, जब कैंपबेल इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचल देता है, तो नाना साहब को कानपुर छोड़ना पड़ता है और उसके बाद ये नेपाल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नेपाल। फिर नेपाल चले जाते हैं नाना साहब। तो इस तरह से हमारे पहले प्रश्न का आंसर ए हुआ, कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय हुम इन 1942। तो 1942 में ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में इसका स्थापना किया गया था। और सिंगापुर में लोग कहाँ से आए थे? तो ये जो लोग जापान में भारतीय युद्धबंदी थे, वहाँ जो कैद थे जापान में भारतीय लोग, उन लोगों को मिलाकर, उन लोगों को जापान के सरकार से मांग के उन सबको से एक आर्मी तैयार किया, जिसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी रखा गया 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। तो कहाँ किया गया था? सिंगापुर में 1942 में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो 1917 में। 1917 में साबरमती नदी के किनारे, साबरमती कैसे लिखा गया? साबरमती नदी के किनारे इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1917 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था? न्यूज़पेपर वेयर पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया भी किया गया था, इंडियन ओपिनियन भी किया गया था, हरिजन भी किया गया था, नवजीवन भी किया गया था। लेकिन सत्याग्रह नाम का कोई पत्रिका इन्होंने समाचार पत्र नहीं निकाला था। तो यंग इंडिया का जो प्रकाशित किया गया था, तो यंग इंडिया 1919 से 32 तक चला था। 1919 से 1932 तक यंग इंडिया प्रकाशित होता रहा, 1932 तक। फिर 1932 में यंग इंडिया बंद हो जाता है। उसके बाद 1933 में हरिजन नामक निकालते हैं 1933 में। 1929 में नवजीवन, और सबसे पहले इंडियन ओपिनियन 1904 में। ठीक है, इंडियन ओपिनियन को 1904 में सबसे पहले इंडियन ओपिनियन निकालते हैं 1904 में। इस टाइम ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है, ये इंडिया में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया था 1904 में। ठीक है, इस तरह से 1 2 4 5 1 2 4 5 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? टोटल एक एक चीज़ बता दिए हैं। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत पहुंचने वाला पहला डचमैन कौन था? तो भारत पहुंचने वाला पहला डचमैन हॉटमैन था। हॉटमैन पहला डच व्यक्ति था। ये 1596 ईस्वी में आता है।
कब? 1596 में आता है और केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आता है। कहाँ से? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से 1596 में हॉटमैन पहला डच व्यक्ति है जो भारत आता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट टू विच एमंग द फॉलोइंग कम्युनिटी। अगर 1919 का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, किस समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था? तो इसमें सिख के लिए भी किया गया था, एंग्लो इंडियन के लिए भी किया गया था, भारतीय ये ईसाई जो थे उसके लिए, और यूरोपीय, इन सब के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का शुभारंभ किया गया था, इन सब के लिए। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में किया गया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय को अलग पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था 1909 में। तो सबसे पहले शुरुआत इसका 1909 में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। उसी को 1919 में एक्सटेंड करते हुए सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई और यूरोपीय, इन सब के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र है? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, द बंगाल गजट है भी कहते हैं इसको, बंगाल गजट है। इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, हिक्की साहब थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इनका नाम है। इन्होंने कब किया था? तो इसका 1779 में, 1779 में इसका कलकत्ता में इसका शुरुआत होता है। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र, और ये इंग्लिश पेपर क्या है? इंग्लिश है। ठीक है ना, ये इंग्लिश पेपर है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ए हो गया। 1779 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा इंग्लिश पेपर है, और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इतना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन से हो गया। तो इन सारे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज में पूछ सकता है कुछ भी, कि बंगाल गजट का कौन शुरू किए थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब किए थे? 1779 में। ये इंग्लिश है या हिंदी है, बंगला है, क्या है? तो ये इंग्लिश का पेपर है, और इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? उस टाइम भारत की राजधानी कलकत्ता में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे बम 23 दिसंबर 1912 को कब फेंका गया था? 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे बम फेंका गया था। 23 दिसंबर 1912 को। इसमें फेंकने वालों में थे मास्टर अमीरचंद। देखिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं, कारण कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ नोट करते चलिए, ये लास्टिंग भी अच्छा होता है अगर लिखते चलते हैं तो। मास्टर अमीरचंद थे, फिर शहीद बाल मुकुंद, शहीद अवध बिहारी और शहीद बसंत कुमार ने दिल्ली में इन पे 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे, जिसके बोल सकते हैं सज़ा के तौर पर इन चारों को फांसी दी गई थी 11 मई 1915 को। 11 मई 1915 को इन चारों को फांसी दे दी गई। कहाँ भाई? तो अम्बाला सेंट्रल जेल में। अम्बाला सेंट्रल जेल में इन लोगों को 11 मई 1915 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था दिल्ली में। फेंकने वालों में थे हमारा शहीद मास्टर अमीरचंद, शहीद बाल मुकुंद, शहीद अवध बिहारी और शहीद भगत सिंह बोल रहे हैं, शहीद बसंत कुमार। ये चारों ने इन पे बम फेंका था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी?
विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में फ्रेजर कमीशन नियुक्त किया था 1902 में, ठीक है। 1902 में फ्रेजर कमीशन नियुक्त किया था सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में फ्रेजर कमीशन नियुक्त किया ताकि पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की अच्छे से जांच किया जा सके। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन, उस समय वायसराय थे, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। फ्रेजर कमीशन 1902 में लॉर्ड एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था जब लॉर्ड विलिंगडन भारत के वायसराय थे? देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, 30 में, द्वितीय 31 में और तृतीय 32 में। तो 1930 में जो हुआ था तो इस समय कर्जन थे, सॉरी कर्जन बोल रहे हैं, क्या नाम है उसका, गांधी जी के साथ इरविन, लॉर्ड इरविन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इरविन साहब थे 1930 में। बाकी द्वितीय और तृतीय में लॉर्ड विलिंगडन थे, द्वितीय और तृतीय में। तो 2, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इरविन, द्वितीय और तृतीय में लॉर्ड विलिंगडन थे, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन जो लॉर्ड विलिंगडन के समय में हुआ है वो दूसरा और तीसरा हुआ है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, ठीक है। कौन सा नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, ठीक, कमेंट करके बताइएगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के भारत आने के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, क्रिप्स मिशन देखा जाए तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942, ठीक। तो 1942 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गो। 1942 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गो। और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया क्यों था? तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो भारतीय संविधान के निर्माण पर कुछ प्रस्ताव लेके आया था, ठीक है ना। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव तो लेके आया था, लेकिन इसमें भारतीय कोई नहीं था, तो इसका विरोध हुआ, ठीक है ना। तो ये क्रिप्स मिशन किस लिए आया था? भारत के संविधान बनाने के लिए आया था। कब आया था? 1942 में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथ गो उस समय वायसराय थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विंस्टन चर्चिल ने किस वर्ष गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? देखिए, विंस्टन चर्चिल जो है, जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, तब जाहिर सी बात है दूसरे गोलमेज सम्मेलन अभी बताए हैं 1931 में हुआ है, तो 1931 में ही बोला होगा। तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेने जाते हैं तो ये जो विंस्टन चर्चिल है, अब बोले विंस्टन चर्चिल जो है रूढ़िवादी दल का नेता था। विंस्टन चर्चिल बोला था कि ये अर्धनग्न फकीर भारत को आज़ादी दिलवाएगा, ठीक है। तो अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे तब बोला गया था इनको अर्धनग्न फकीर। और इस तरह से बोला गया कि ये अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड फकीर जो है ये भारत को आज़ादी दिलवाएगा, ऐसा बोला गया था, ठीक है। तो 1931 हमारा राइट आंसर हो गया। Who of the following was the first as well as the last Indian Governor General of Free India? देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को।
ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत का पहला और साथ ही अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो हमारा आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होता। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जब पूछा गया भारतीय गवर्नर जनरल, और ये शुरू भी थे और अंतिम भी थे, तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत का गवर्नर जनरल बना, और ये अंतिम भी थे, पहला और अंतिम दोनों यही थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में पारित किया गया था। 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में पारित किया गया था। और पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने सिविल सेवा पास किया था? तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा पास किया था। और सिविल सेवा अधिनियम 1861 में पारित किया गया था। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कितने कन्या विद्यालयों की स्थापना की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 35 स्कूल खोले थे। 35 स्कूल खोले थे लड़कियों के लिए, जिसमें 1300 गर्ल्स स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। ठीक है ना, 1300 लोगों का। ठीक, तो और ये सारे अपने इनकम से किए थे, अपने पैसे पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 35 स्कूल खोले थे बंगाल में, और इसमें 1300 छात्रों का एडमिशन हुआ था उस टाइम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तब संथाल विद्रोह जो है 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू नाम के दो भाई थे। सिद्धू कान्हू नाम के दो भाई थे, इन्होंने इसका लीड किया था 1855 ईस्वी में, सिद्धू और कान्हू। अब बोला जाता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज इतना बर्बर हो गए थे कि इसके सामने जालियांवाला बाग भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1855 की बात है। सिद्धू कान्हू दो भाई थे, संथाल विद्रोह शुरू किया था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए 30,000 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। 30,000 लोगों को। ठीक है ना, तो 1855 में सिद्धू कान्हू नाम के दो भाई ने संथाल विद्रोह की अगुवानी की, 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो बार बोल दे रहे हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए? तो ये दयानंद सरस्वती ने बोला था। दयानंद सरस्वती ने बोला था कि भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, और कब बोले थे? तो 1876 में। 1876 में इन्होंने बोला था भारत भारतीयों के लिए। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि दयानंद सरस्वती ने किस चीज़ का स्थापना किया था, कौन से समाज का स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने? कमेंट में बताइए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित हुआ था? अब जैसे 1904 है ये, तो समझ ही रहे हैं 1904 है, तो 1904-5 में कौन था जिन्हें बंगाल विभाजन भी किया था? तो हमारा नाम सामने एक ही जहन में आता है, वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अब देखिए इस पर कुछ बात है कि लॉर्ड कर्जन 1902 में क्या करता है। 1902 में
थॉमस रेले के अध्यक्षता में, ठीक है ना, थॉमस रेले के अध्यक्षता में एक आयोग बनाता है, ठीक है ना, एक आयोग गठित करता है और उसे एक विश्वविद्यालय आयोग गठित करने के लिए बोला जाता है थॉमस रेले को 1902 में। तो 1902 में थॉमस रेले काम करना शुरू करते हैं, फिर उन्होंने एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पारित कर दिया जाता है। अब बोलेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम चाहे जो इसका गठन में किसका हाथ था, तो थॉमस रेले ने इस पे काम किया था। 1904 में ये अधिनियम बनकर पारित हो जाता है। 1902 में इसको बनाना शुरू करते हैं, थॉमस रेले नाम है। उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। इस तरह से हमारे जो 1904 के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। इन सारी बातों को याद रखना है। रेले कमीशन के सिफारिश पे विश्वविद्यालय अधिनियम बना है, 1902 में इन्होंने शुरू किया था। तो इन सारे पॉइंट को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस अध्यक्ष किसे चुना गया है। बहुत बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, हर जगह पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल में ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बस लैंग्वेज अलग था, पूछा गया इसी बार 2022 में। तो त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। होता क्या है कि त्रिपुरी संकट में होता क्या है कि गांधी जी अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं पटाभी सीतारमैया को, और उसके विपक्ष में सुभाष चंद्र बोस खड़ा होते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि ये पटाभी का हार नहीं है, ये मेरा हार है। और यही सब कुछ बातों से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं अध्यक्षता के पद से। तो वहाँ पे बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। यही सब पूरा माजरा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए ये मद्रास के सत्र 1927 में नारा दिया गया था, ठीक है, 1927 में। अब साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। साइमन कमीशन एक इंडिया वालों के लिए एक रिफॉर्म लेके आता है और उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। भारतीयों के लिए कुछ बना रहे हो और उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सारे गोरे लोग थे, जिसके कारण इसका बहिष्कार किया गया। और मद्रास सत्र 1927 में इस कांग्रेस ने इसके बहिष्कार का नारा दिया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए, लॉर्ड ब्लेजले सहायक संधि हुआ था, ये 1898 के आसपास सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये हुआ था हमारा 1853 के आसपास, 53, ठीक, 50 से 53 के बीच में। फिर लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी सही है। इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, 1909 में। तो ऊपर का 3 सही है, तो जाहिर सी बात है आंसर यही होगा। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन कब थे, बंगाल विभाजन किया, फिर 1905 में इन्होंने, फिर 1904 में अभी देखे थे आया था ये विश्वविद्यालय अधिनियम, तो ये 1904 में थे के आसपास के व्यक्ति हैं। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 दिखा रहा है यहाँ, तो ये दोनों क्या है, मैच नहीं है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878, उसमें लॉर्ड लिटन थे। कौन थे, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन उस समय थे वाइसराय, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया,
ये लॉर्ड ब्लेजले सहायक संधि सही है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको व्यापकगत सिद्धांत सही है। और मिंटो काउंसिल एक्ट 1909 सही है। इसी में तो 1909 इसी में ना मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, अभी पीछे हम लोग पढ़े। मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा 1, 2 ABC सही है और डी जो हमारा है मिसमैच है। लॉर्ड कर्जन 1904, 5, 3, 2 इस समय में थे। और बर्नोकुलर पेस एक्ट 1878, उसमें लिटन थे। कौन था? लिटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ था? देखिए, अब खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। कब होता है? 1919 में। और ये तुर्की से जुड़ा हुआ है। तुर्की के जो खलीफा, तुर्की में खलीफा पद होता था। खलीफा पद ये मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा पद है, इसी के बाद सब लोग मानते थे। तो खलीफा पद को तुर्की में हटाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है ना। तो उसी के विद्रोह में भारत में खिलाफत आंदोलन चला, ठीक है। और इसी पद को बचाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चला, तुर्की के खलीफा के पद को, ठीक है ना। और इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, ताकि हिंदू मुस्लिम में समन्वय बने, एक दूसरे पर विश्वास हो, इसलिए इसको गांधी जी भी इसको सपोर्ट किए थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की थी? देखिए, अगर सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार जो है, ये मोहम्मद इकबाल एक शायर थे, मोहम्मद इकबाल, उनके ही मन में आया था। इन्होंने 4 राज्य बोले तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफ़गान, इन 4 राज्य को लेकर एक अलग राज्य का निर्माण करना चाहते थे। कौन? मोहम्मद इकबाल। कौन कौन? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और अफ़गान, इन 4 राज्य का। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर बोला जाए कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो पाकिस्तान शब्द का जो क्वाइंड जो किया गया वो रहमत अली चौधरी के द्वारा किया गया। रहमत अली चौधरी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था, रहमत अली चौधरी। अगर बोला पाकिस्तान शब्द क्वाइंड किसके द्वारा किया गया, तो वो रहमत अली चौधरी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? देखिए, 2 तरह का 2 आंदोलन है, एक कूका आंदोलन है, एक कूकी आंदोलन है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है, जबकि कूकी जो है ये मणिपुर से संबंधित है। कूकी मणिपुर से और कूका पंजाब से संबंधित है। अब कूका आंदोलन जो है ये नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। कब? 1871-72 में, 71-72 में नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। और इसका जो लीड रोल जिसमें निभा रहे थे, इनका नाम था भगत जवाहर मल। क्या था नाम? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, पंजाब में हुआ था नामधारी सिखों के द्वारा, कूका आंदोलन, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कूका से भी और कूकी से भी। तो कूका आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर मल के द्वारा, और कूकी आंदोलन मणिपुर में शुरू हुआ था, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? देखिए, बंगाल विभाजन अभी देखे थे 1904 में, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 1904 में। और बंग भंग आंदोलन के विरोध में हम लोग स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, स्वदेशी आंदोलन। और इस आंदोलन के बाद क्या था? हम लोग सब स्वदेशी चीज़ का यूज करेंगे, कपड़ा स्वदेशी, सब कुछ स्वदेशी, ठीक है।
तो हम लोग स्वदेशी आंदोलन शुरू किए थे बंग भंग आंदोलन के खिलाफ में। 1904 में बंगाल के विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर बंगाल विभाजन को 1911 में वापस ले लिया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है ना। और 12 में 29 में घोषणा हो जाता है कि अब राजधानी दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सारे बातों को याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन के तुरंत बाद शुरू किया गया था और जितना भी विदेशी कपड़ा था उसका होली जलाया गया था, सबको जला दिया गया था। तो ये सारे बात इस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया। तो रॉलेट एक्ट को 1919 में रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया, पारित किया गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून भी कहते हैं, ठीक है। इस एक्ट के तहत अगर किसी भी व्यक्ति पे संदेह हो कि ये कुछ क्रांतिकारी एक्टिविटी कर रहा है तो संदेह के बिना पे उसे गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था, सिर्फ संदेह पे। कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई कोर्ट नहीं, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। इसे रॉलेट एक्ट 1919 में भारत में पारित हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं का सही कालक्रम? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी इस बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो अगर देखिए 3 घटना है इसमें, एक बंगाल विभाजन है, एक लखनऊ है, एक सूरत है। तो अगर बंगाल विभाजन देखें तभी 1904 में, लखनऊ समझौता हुआ है 1916 में और सूरत का कांग्रेस विभाजन हुआ है 1907 में। अब खुद से सरिया लीजिए, पहले बंगाल विभाजन होगा तो ये तो सूरत होगा नहीं, सूरत होगा नहीं। बंगाल विभाजन है लखनऊ, फिर ये हो जाएगा, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। पहले बंगाल विभाजन 1904 में, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में और लखनऊ की संधि 1916 में, ठीक है, 1916 में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है। सूरत विभाजन क्या है? कांग्रेस में 2 भाग में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल, ये सूरत है। और लखनऊ संधि भी 1916 में हुआ था। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? तो मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में 1946 में मनाया था 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में, ताकि उसका जो पाकिस्तान का मांग है, ठीक है ना, पाकिस्तान का मांग उसका बना रहे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था ताकि उसका पाकिस्तान की मांग बनी रहे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? हम लोग अभी देखे थे मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। और ये मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो 1909 मुस्लिम समुदाय के लिए आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। देखते ही देखते देख हम लोग कैसे 30 क्वेश्चन कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि अभी बहुत दिन बाद वीडियो आया है सबके पास पहुंच जाए। रेगुलर वीडियो लेके आएंगे, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पूछेगा तो आप 1909 दीजिएगा आंसर और किसी में 1910 हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, सब में 1909 ही आना है। और इतना डिटेल में बता रहे हैं,
एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन बता रहे हैं। बहुत ही हेल्पफुल है, प्लीज़ पूरा देखिए, हो सके तो नोट कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन करें। वहाँ पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे और भी क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।